हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन स्टार सक्सेस स्कूल। आज हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर के आए हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 15 होगा और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसमें हम मतलब कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें जितने भी एग्जांपल्स वगैरह सब है उसे भी डिस्कस करेंगे, और साथ में हम एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चंस वगैरह सब है उन सब पर भी हम एक बार डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी खास होने वाला है। जिस स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है, लगता है प्रोबेबिलिटी काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट चैप्टर है, तो उसके लिए काफ़ी आसान होने जा रहा है आज ये चैप्टर। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है चैप्टर से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। तो जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो स्टैटिक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम कॉइन के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और फिर उसके बाद डाइस होगा, कार्ड्स होगा, जो प्लेइंग कार्ड्स वगैरह सब होता है उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस फॉर्मूला में स्टूडेंट कन्फ्यूजन खा जाते हैं, तो इसमें कुछ खास है भी नहीं, फॉर्मूला भी काफ़ी कमी है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह सब है एनसीईआरटी में, वो सभी देखेंगे हम, ठीक है। और हमारे पास फिर आखिरी में आएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन के अंदर जो हमारे पास है वो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, ठीक है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी एक तरह का पॉसिबिलिटी है, मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक एक्सपेक्टेशन करी जाए कि कल बारिश हो सकती है, तो ये क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, गारंटी नहीं है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, जैसे कोई मैच वगैरह सब, क्रिकेट वगैरह सब कुछ होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉइन को टॉस करते हैं। क्यों टॉस करते हैं? ताकि कोऑपरेशन बनी रहे और गेम को अच्छे से मतलब क्या कि स्टार्टअप किया जाए, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऐसी ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होता क्या एक्चुअली? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, दैट डील्स विद द अकरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होता है इसमें जो वैल्यूज वगैरह सब आती है, ठीक है, वो 0 और 1 के बीच में ही हमेशा लाई करती है। क्लियर है? तो क्या होता है कि जो रैंडम इवेंट्स वगैरह सब होता है, ठीक है, वो सारी प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। मतलब इस चीज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे इवेंट होता क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब खेल प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवेंट्स है, ये एक्चुअल मीनिंग क्या देता है प्रोबेबिलिटी के अंदर? जो प्रोबेबिलिटी है उसमें जो मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह सब जो कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसके आउटकम्स की जितने भी सेट्स होते हैं वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर सपोज करते हैं कि किसी कॉइन को मैं टॉस करूंगा, तो उसमें क्या इवेंट हो सकता है? दो ही चीज आ सकते हैं, या तो हमारे पास हेड्स होगा या फिर हमारे पास टेल्स होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसके एक्सपेरिमेंट के लिए ये इवेंट बन गया, एक्सपेरिमेंट के लिए ये इवेंट बन गया। उसी तरह अगर डाइस की बात करूं मैं, तो डाइस के अंदर हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, ठीक है। तो 6 फेसेस के अंदर हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या है? 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड एट लास्ट 6। इतने ही होते हैं या इससे ज्यादा भी होते हैं? डाइस के अंदर सिर्फ इतने ही होते हैं। तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? इवेंट है। जो मैंने अगर डाइस को रोल करूंगा, डाइस को थ्रो करूंगा, तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, 5 या फिर 6। तो ये सभी क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है एक्सपेरिमेंट का। क्लियर है? तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इवेंट्स की टाइप कितनी है इस प्रोबेबिलिटी के अंदर।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस में रखा हूँ इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है श्योर इवेंट, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और लास्ट में हमारे पास रहता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो बारी बारी से जो है ना इन सभी का डेफिनेशन देखने वाले हैं, तो डेफिनेशन को ध्यान से समझना और ये काफ़ी मतलब क्लैरिफाई करेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास है सबसे पहले है इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। तो ये होता क्या है अब एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी के अंदर, अगर सपोज करते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास कॉइन है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अगर हमारे पास कॉइन है, कॉइन में कितने फेसेस होते हैं? देयर आर 2 फेसेस। क्या क्या होता है? एक हेड और दूसरा हमारे पास क्या होता है? टेल, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि हेड के आने के चांसेस कितने हैं, तो 50% चांस है कि शायद आ भी जाए और 50% चांस है कि शायद ना भी आए। ठीक उसी तरह हमारे पास टेल में है, टेल में भी क्या चांसेस है? टेल में भी 50-50 का चांसेस है ना। यानी कि यहाँ पे जो है ना मतलब क्या कि दोनों के बराबर चांसेस दिखेंगे हमें, हेड के भी उतने ही होंगे और टेल के भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो इसे जब हम आगे क्वेश्चन में करेंगे ना तो ये ज्यादा क्लैरिफाई होगा, ठीक है। यहाँ पे गिवन है अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट, नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन अ प्रेफरेंस टू द अदर, ठीक है। तो डेफिनेशन साफ क्लियर जो समझाया एग्जैक्टली वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मतलब क्या कि प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं किसी को, ठीक है। मतलब अगर हेड की बात करें, हेड की भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते हम कि गारंटीड ही हो कि हेड आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। टेल की भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो आ ही जाए, ठीक है। तो यानी कि इक्वल चांसेस हेड के भी बन रहे हैं और टेल के भी बन रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अब जैसे डाइस के अंदर की बात करूं मैं, तो डाइस में भी आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर के कितने तक डिजिट होते हैं? 6 तक होता है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास बना होता है इस तरीके से डाइस में, है ना। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास है 1 के भी आने के उतने ही चांसेस है जितने 2 के हैं, ठीक उसी तरह 3, 4, 5 एंड 6 सभी के यहाँ पे क्या इक्वल चांसेस आने के, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है, श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मतलब इसमें इवेंट है उसकी श्योरिटी होती है आने की, ठीक है। किस चीज के रेफरेंस में श्योरिटी है? यानी कि जो उसमें इवेंट अकर होने के जो चांसेस हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट्स और सर्टेन इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करूँ मैं, अगर सपोज करते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली फिर यहीं पे मैं कॉइन का ही लेता हूँ वापस से। हमारे पास कॉइन है, हेड के जो पॉसिबल आउटकम है, हेड के पॉसिबल आउटकम, ठीक है, 1 हो सकते हैं। टेल के भी पॉसिबल आउटकम 1 हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं एक कॉइन में 2 हेड है या फिर एक कॉइन में 2 टॉस है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास क्या है? यहीं से क्लियर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हेड की श्योरिटी है, ठीक है, टेल की श्योरिटी है। तो यहाँ पे जो श्योर इवेंट है वो क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टन टू अकर इज 1, ठीक है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स, हैविंग ओनली वन आउटकम्स, ठीक है, ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखते हैं तो हमारे पास जो इवेंट होता है, ठीक है, उसके आने के जो चांसेस है ना, ठीक है, वो केवल एक है, ठीक है। ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उसमें, तो
एक्सपेरिमेंट में जो मेरा प्रोबेबिलिटी फाइंड किया गया था उन सभी का सम क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। ठीक है, फिर से मैं यहीं पे एग्जांपल कॉइन का ही लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसे अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो कॉइन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक कॉइन के अंदर एक कॉइन के अंदर जो हमारे पास हेड है, इसकी फेवरेबल आउटकम कितनी है, 1। ठीक है, और टेल की फेवरेबल आउटकम कितनी है, 1। क्यों? क्योंकि एक कॉइन के अंदर एक ही बार हेड होता है और एक ही बार टेल होता है। अगर मैं इसको टॉस करूंगा ना, ऐसा नहीं होगा कि 2 बार हेड ही आ जाएगा या फिर 2 बार टेल ही आ जाएगा एक बार टॉस में, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है ना, हेड का 1 है और टेल का भी 1 है, लेकिन अगर टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड का प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे पास क्या बन जाता है, 1/2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फेवरेबल आउटकम, यहाँ नीचे आ जाता है हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हेड की है वो क्या है, 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर टेल की बात करूं मैं, टेल में भी सेम होगा, वो क्या बनेगा, 1/2। तो हमारे पास ये टोटल आ गया हेड के लिए भी प्रोबेबिलिटी और टेल के लिए भी प्रोबेबिलिटी। अब इस आखिरी लाइन के कहने का क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है, तो यहाँ पे इसे समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट्री, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक एलिमेंट्री इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये अकेला यूनिटरी फॉर्म में है। ठीक है, इसके जो आउटकम है एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, केवल एक ही बार आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो मतलब इस आखिरी लाइन का कहने का जो सेंस है वो ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालें हम, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालें हम, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर ये टोटल सम अप होकर के हमारे पास 1 ही आता है। अभी ये सब नहीं पता चलेगा, आगे जब एग्जाम्पल करेंगे ना साथ में तो ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, वैसे मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ आपको रेफरेंस के लिए। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इन सबको जब प्लस करेंगे ना तो 1 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, ये जो हेड है हमारे पास ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। यहाँ पे जो टेल है हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है ये? तो यहाँ पे जो मतलब क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ना एलिमेंट्री की सम के एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट की। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि किसी मतलब जैसे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ वापस से भी। जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था मैंने, कॉइन का लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम था, फेवरेबल आउटकम किसके लिए, हमारे पास हेड के लिए, तो फेवरेबल आउटकम 1 है। उसी तरह फेवरेबल आउटकम फॉर टेल, हमारे पास इसके लिए भी 1 है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया था हमारे पास, पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट में अभी हमने देखा था, क्या था हेड के लिए प्रोबेबिलिटी, 1/2। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी टेल के लिए क्या आया था हमारे पास, 1/2। तो टोटल क्या बन गया यहाँ से, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, वो यही का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया था एग्जाम्पल में आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1। ठीक है, तो जो हेड है ना हमारे पास, हेड का 1/2 है। ठीक है, और टेल का हमारे पास क्या है, 1/2। इन टोटल का सम क्या आ गया हमारे पास, 1। तो इसको हम बेसिकली मैथमेटिकली तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है ना, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसका कॉम्प्लीमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसका कॉम्प्लीमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा वो क्या आएगा,
ये इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये काम आने वाला है आगे एग्जाम्पल जब हम समझेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यही कहने का मतलब था। मैं एक बार डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। द इवेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। ई के लिए क्या कहलाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। ठीक है, वी ऑल्सो से दैट ई नॉट एंड ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं ई नोट जो है ना और ई है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अब आपको ये पता चल गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक इस क्वेश्चन को ना समझने के लिए हम डाइस लेते हैं। ठीक है, सिंगल डाई लेते हैं, तो हमारे पास ये डाई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास फेसेस होते हैं ना, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 फेसेस होते हैं। तो यहां से अगर मैं पूछूंगा कि इसमें 8 के आने के चांसेस क्या है, एक डाइस के अंदर 8 के आने के चांसेस क्या है, सिंपल 0, कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना सिंपल क्लियर वाली बात है, क्या है यहाँ पे 8 की आने के चांसेस बिल्कुल 0 है क्योंकि एक डाइस के अंदर 8 होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो जो यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है ये भी वही बता रखा है, तो कह रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये पता चल गया होगा कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम कॉइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली जो हमारे पास कॉइन होता है, ठीक है, सिंगल कॉइन में सैंपल स्पेस क्या होते हैं। ठीक है, 2 कॉइन्स में सैंपल स्पेस क्या रहने वाला है, 3 कॉइन्स के अंदर सैंपल स्पेस क्या रहेगा। तो इस सभी चीज़ के बारे में ना हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो सैंपल स्पेस होता है ना वो मतलब जो हमारे पास पॉसिबल फेवरेबल तो नहीं कह सकते, पॉसिबल जितने भी आउटकम्स आने के जो इवेंट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है, सैंपल स्पेस रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कॉइन का, सिंगल कॉइन है यहाँ पे हमारे पास, सिंगल कॉइन के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, हमारे पास 2 फेसेस होते हैं। ठीक है, एक तो हेड होता है, दूसरा हमारे पास टेल होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिंगल कॉइन के लिए सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, तो जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है, सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बना, एक तो हेड है, दूसरा टेल है, ये हमारे पास सिंगल कॉइन का क्या बन गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इस सैंपल स्पेस निकालने आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इसी का खेल है, सैंपल स्पेस का। अब आ जाते हैं हमारे पास 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स में क्या होगा, अब हमारे पास एक कॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 है ना पॉसिबिलिटी, एक तो हेड की दूसरी टेल की। सेम उसी तरह हमारे पास दूसरा कॉइन का क्या है, उसी तरह हेड उसी तरह टेल। तो यहाँ पे जो मतलब क्या कि सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस किस तरीके से निकलेगा, पहले कॉइन का हेड दूसरे कॉइन का बी हेड। ठीक है, पहले कॉइन का हेड दूसरे कॉइन का भी हेड। उसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, पहले कॉइन का हेड दूसरे कॉइन का टेल। ठीक है, फिर उसी तरह हमारे पास पहले कॉइन का टेल दूसरे कॉइन का हेड। ठीक है, और फिर जाकर के पहले कॉइन का टेल और दूसरे कॉइन का टेल। तो यानी सैंपल स्पेस यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारे पास 4 बन रहा है। ठीक है, इससे बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, इसे भी कहते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। अब आ जाता है 3 कॉइन। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमने 2 कॉइन्स के लिए निकाला था, सेम उसी तरह 3 कॉइन्स के लिए भी है। तो यहाँ पे निकालते हैं सैंपल स्पेस, क्या आ जाएगा, पहले कॉइन का हेड दूसरे भी कॉइन का हेड तीसरे कॉइन का मैंने टेल ले लिया। ठीक है, उसी तरह पहले कॉइन का हेड दूसरे कॉइन का टेल
और तीसरे कॉइन का हेड। और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पहले कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में हेड और तीसरे कॉइन में भी हेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले कॉइन का टेल, दूसरे कॉइन का हेड और तीसरे कॉइन का टेल। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, पहले कॉइन का टेल, दूसरे कॉइन का टेल और तीसरे कॉइन का हेड। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पहले कॉइन का हेड, दूसरे कॉइन का भी टेल, तीसरे कॉइन का भी टेल। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले कॉइन का भी टेल, दूसरे का भी टेल, तीसरे का भी टेल। तो यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस बना, कितना बना, 1 2 3 4 5 6 एंड एट लास्ट में 7। कोई रिपीट तो नहीं हुआ यहाँ पे, नहीं, ओके, सारा कुछ क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल है ना, मतलब वो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो कितने बने, सैंपल स्पेस 7 बने। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है ना, मतलब क्या कि ये काम पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस हमें जो है क्या देता है, टोटल पॉसिबल आउटकम देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी मतलब क्या कि 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसकी तो श्योरिटी है कि पेपर में आना ही आना है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कार्ड और डाइस से जुड़ी हुई क्वेश्चन, दो में से किसी में से पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड तो सभी ने देखा होगा, मतलब मोस्टली के घर में पड़ा हुआ भी होता है, पास पड़ोस में अक्सर खेलते हुए भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि मतलब जो एक डेस्क होता है ना प्लेइंग कार्ड का, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसे 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक सूट का अलग अलग नाम है। यहाँ पे पहले सूट को हार्ट्स का नाम दिया गया है, डायमंड्स है, स्पेड्स है, क्लब्स है, इसे क्या कहते हैं, हम सूट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पूरे 52 कार्ड्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कलर्स अवेलेबल होता है, रेड और ब्लैक। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझते हैं। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, इसको 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है, 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास 4 सूट, सबसे पहले हमारे पास हार्ट्स हैं, उसके बाद डायमंड्स है, फिर स्पेड्स है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, क्लब्स। ठीक है, ये सी है, क्लब्स। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब क्या कि हर्ट्स रेड कलर में होता है, डायमंड भी रेड कलर में होता है, स्पेड्स ब्लैक कलर में और क्लब्स भी ब्लैक कलर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना, मतलब क्या कि इन सभी 4 के चारों सूट में, ठीक है, 3-3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, ये क्या है, फेस कार्ड है, ये तीनों में होगा। ठीक है, फेस कार्ड तीनों में होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस, ये तीनों क्या है, फेस कार्ड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गिनती वाली कार्ड आ जाती है, काउंटिंग वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम उसी तरह यहाँ पर भी, सेम उसी तरह स्प्रेड में भी और सेम उसी तरह क्लब्स में भी। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास जो हर्ट्स है ना, ये
हर्ट्स वाली, इसमें क्या होगा, ब्लैक सॉरी रेड कलर की कार्ड होगी, ठीक है। डायमंड में भी रेड, स्पैड में ब्लैक और क्लब में ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो यहाँ 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें कितने सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फेस कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड के अंदर, एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, कितने सूट है, 4 सूट्स है, तो कितना हो गया 12, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर, 12 होते हैं। उसके बाद हमारे पास रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स, जो रेड कार्ड्स की यहाँ पे काउंटिंग है हमारे पास, एक के अंदर कितने हैं 13 और दूसरे के अंदर भी 13, ठीक है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया 26। यानी कि ये जो 52 कार्ड है ना, इसे 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे पास ब्लैक कार्ड आता है, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड का भी सेम है, यहाँ स्पेड के अंदर ब्लैक कार्ड 13, क्लब्स के भी अंदर 13, तो कितना हो गया 26, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थी। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। इस चार्ट को जो है ना, आप ध्यान से एक बार खुद अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से बना लें, जो कि समझने में काफ़ी आसान हो आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे जो है हम डाई के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल डाई के बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारे पास सिंगल डाई होता है उसमें हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है वो कितने होते हैं 6। वो कितने सैंपल स्पेस होते हैं 6, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो हमारे डाइस के अंदर 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, और नंबरिंग 1 से स्टार्ट होकर के 6 पे खत्म हो जाता है, 6 पे इंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है डाई के अंदर वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। ये क्या हो गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ही हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करूँ तो हमारे पास 6 होगा, 6 होगा पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब आता है बात डबल डाइस की। डबल डाइस में क्या है कि यहाँ पे आपके पास 2 केसेस होंगे, ठीक है। तो पहले केसेस में तो या तो क्वेश्चन में ये कहा होगा कि 1 डाई को थ्रो किया जा रहा है 2 बार, ठीक है, सिंगल डाई को 2 बार फेंका जा रहा है। और दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, 2 डाइस थ्रोन टुगेदर, यानी एक साथ, यानी एक बार फेंका जा रहा है। मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, इसको भी 2 डाइस ही मान के चलते हैं, इसको भी 2 डाइस ही मान के चलते हैं, यानी कि दोनों का कहने का मतलब सेम मीनिंग है, ठीक है। जो दोनों का जो क्वेश्चन होगा, एक्चुअली स्टूडेंट जो है ना इसी में कंफ्यूज खाता है। 1 डाइस थ्रोन ट्वाइस, कई बार पेपर में गलती से जो है ना 1 डाइस समझ कर सॉल्व करना शुरू कर देता है और क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक उसी तरह हमारे पास 2 डाइस है, चलो कोई बात नहीं, 2 डाइस की अंडरस्टैंडिंग ये तो सिंपल है, लॉजिकली पता चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जो 1 डाई की बात करें ना यहाँ पे, लेकिन ये नहीं देख पाता है स्टूडेंट, ट्वाइस कह रखा है, ठीक है, थ्रोन टुगेदर एंड थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। एक डाई को 2 बार फेंके या फिर 2 डाइस को एक बार फेंके, दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इधर ना हम क्या मान करके चलते हैं, पहले डाई को, इधर हम मान के चलते हैं दूसरे डाई को। ये हमारे पास पहला डाई है, ये हमारे पास दूसरा डाई है, ठीक है। तो ये जो पहला प्लेस होता है ना, ये पहले डाई के लिए होता है और दूसरा सेकंड जो हमारे पास सेकंड डाई के लिए होता है। सेम उसी तरह यहाँ पे हमारे पास पहला वाला डाई का जो पहला नंबर है ना 1, तो यहाँ पे सभी के लिए पहले चलेगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह सभी जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। अगर इसे आप रट्टा मारोगे, याद करोगे, तो भूलने वाली नौबत आ जाएगी पेपर में।
तो इसे बनाना सीखो। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे भी बना करके दिखा देता हूँ बनता कैसे है। हमारे पास पहले डाई में क्या होगा, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। उसी तरह दूसरे में क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे पहले डाई का 1, दूसरे डाई का 1, तो ये मेरा बन गया पहला सैंपल स्पेस। उसी तरह पहले डाई का 1, दूसरे डाई का 2। सेम उसी तरह इस सब को जो है ना रिपीट करके, अब जैसे यहाँ हमारे पास सेकंड लाइन आ गया, तो सेकंड लाइन में भी सेम ही करना है हमने। यहाँ पे क्या है 2, पहले डाई में क्या है 2, यहाँ पे पहले डाई में पहला क्या है 1। ठीक है, तो पहले डाई में 2, दूसरे में क्या है 2। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 3 2 4, सारा आ जाएगा सेम उसी तरह ये सारा निकाला गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इस चार्ट को ना समझ सकते हो। ठीक है, इसे याद करने की कोशिश मत करना। मैं मानता हूँ कि आप अभी जो है मतलब क्या कि रिसेंट टाइम के लिए इसे याद कर भी लो, हो सकता है पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता किस किस तरह का है, इसमें क्या कहेगा कि क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाएगा कि दो डाइस, यानी कि दो डाइस को एक साथ फेंका जाता है या एक डाई को 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, तो उनके जो अपर वाले फेसेस है ना, अपर वाले फेसेस, डाई में जो अपर वाला पोर्शन होता है ये ऊपर वाला, ठीक है, 2 डाई, ठीक है, ये जो अपर वाला पोर्शन है इन दोनों के सम 5 बोल देगा क्वेश्चन में, 6 बोल देगा, 8 बोल देगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहेगा क्या, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि अपर फेस का जो सम है ना वो क्या है 6 है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो अब सम किस में 6 होगा, प्लस करके देखो, यहाँ पे 1 1 2 हो जाता है, 2 1 3 हो जाता है, 3 1 4 हो जाता है, 4 1 5 हो जाता है, 5 + 1 क्या हो जाता है 6, यानी कि हमारे पास ये वाला है ना, ये सिलेक्टिव है। ठीक है, अब फिर उसके बाद 6 देखने के लिए ना हम क्या करेंगे, कॉर्नर चलेंगे, मतलब इस तरीके से डायगनली। तो यहाँ पे 4 + 2 क्या है 6, 3 + 3 क्या है 6, 4 + 2 क्या है 6, 5 + 1 क्या है 6। तो मैं ये समझ करके चलूंगा कि आपको ये समझ आ चुका है। ठीक है, अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसी तरीके से सैंपल स्पेस निकाला जाता है। अगर सैंपल स्पेस आपने निकाल लिया है तो वो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम बन जाता है। ठीक है, अगर आपने फेवरेबल आउटकम निकालना सीख लिया है तो फेवरेबल आउटकम से आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम ही रेशियो होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब आ जाता है मेन बात, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का। ठीक है, तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो प्रोबेबिलिटी में है ना सिर्फ 3 फार्मूला है, तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी फार्मूला यूज नहीं हुआ है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर आपने फंडामेंटल समझ लिया, बेसिक समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता है क्या कि शायद फार्मूला याद करने की ज़रूरत पड़े। मैं फिर भी फार्मूला लिख दूंगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना कॉपी में, समझना इसे जब भी आप फुर्सत में होंगे। ठीक है, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूला पीछे समझा दिया है, तो एक बार रिकैप के तौर पे इसे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट का, तो कैसे होता है, सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2 तरीके से निकलता है, एक तो एक्सपेरिमेंटल बेस पे, दूसरा थ्योरेटिकल बेस पे। ठीक है, जो मतलब हमारी इस बुक्स के अंदर है ना वो सारे का सारा थ्योरेटिकल बेस पे है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा इवेंट का वो कैसे निकलेगा हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पे फेवरेबल, फेवरेबल का क्या मतलब होता है मैं भी ये बता दूंगा, इतना मैंने पीछे भी स्लाइड्स में कई बार बोला है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल का मतलब ये होता है कि जो जिस इवेंट के बारे में हमसे पूछा गया है ना, ठीक है, उसके रेफरेंस में जो उसका स्पेस बन रहा है, ठीक है, उसका जो सैंपल स्पेस बना है, तो वो क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है,
इसी को टोटल पॉसिबल आउटकम को ही हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। जो अभी हमने पीछे सैंपल स्पेस निकाला था डाइस में, हमने क्या देखा था, हमारे पास ऊपर भी एक डाइस था, ठीक है, हमने ऐसे भी डाइस लिया था, तो टोटल हमारे पास जो आया था ना यहाँ पे सैंपल स्पेस, वो इस तरीके से हमारे पास टोटल, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6, उसी तरह पहले डाइस में भी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस जो बना था ना वो 6 इंटू 6 बना था, यानी कि 36 था सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है हमारे पास 36। और वहाँ पे जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था कि सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना। तो मतलब क्या कि इसके फेवर में कितना आ रहा था हमारे पास, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम। तो आपको ये पहला फॉर्मूला समझ आ गया होगा। दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला का मैंने पीछे भी फॉर्मूला लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन था, वो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास मैं इसे समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर के। हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, तो कॉइन में जो हमारे पास एक टेल होता है, दूसरा हेड होता है, ठीक है, तो टेल का फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 होता है, हेड का भी फेवरेबल आउटकम 1 होता है। तो यहाँ पे जो टेल का प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 1/2। उसी तरह हमारे पास हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। ये कैसे आया, हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। टोटल सैंपल स्पेस कॉइन के अंदर क्या बनता है हमारे पास, मैंने पीछे भी बताया था, 1 एंड 1 बनता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 2, है ना, हेड भी एक बार, टेल भी एक बार, ठीक है, तो हमारे पास टोटल है, मतलब इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया हमारे पास, 2। तो ये हमारे पास 2 वही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारे पास, जो ये 1/2 आया है प्रोबेबिलिटी हेड के लिए भी टेल के लिए भी, ये हमारे पास क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम। हमेशा याद रखना कि जो ये फेवरेबल आउटकम होता है ना, ये पॉसिबल आउटकम से हमेशा कम होगा। बाय द चांस कभी ये बड़ा भी आ जाता है तो समझना कि आपने कहीं गलती किया हुआ है, ठीक है, इस बात को बिठा लो दिमाग में आप। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है ना इवेंट का, ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और 0 से ग्रेटर ही रहेगा, लेकिन 0 से स्मॉल कभी नहीं होगा, ठीक है। 0 कब होता है, किस केस में प्रोबेबिलिटी 0 होगा, जब हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट हो। क्या हो हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होगा, ठीक है, इम्पॉसिबल के केस में। उसके अलावा नेगेटिव में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव में आए। और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या आ जाता है कि 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फॉर्मूला पता लग गया होगा, आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है, एक फॉर्मूला यहाँ हमारे पास यहाँ ऊपर में है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला 3 है टोटल, ठीक है। आप इस तीनों फॉर्मूला को लर्न कर लें। मैं एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ कि हमारे पास चाहे प्रोबेबिलिटी जितने भी इवेंट का दिया हो, ठीक है, याद रखना कि हम उसमें, जैसे मेरे पास डाई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास सैंपल स्पेस है वो क्या है, 6 है। मैंने पीछे निकाल के भी बताया था आपको, 6 फेसेस होते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 है। तो 1 की पॉसिबिलिटी फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। 2 की फेवरेबल आउटकम इसकी भी 1 होगी, 3 की फेवरेबल आउटकम इसकी भी 1 है। तो इसी तरह सभी के 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी, सबके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अगर मैं इन सभी का प्रोबेबिलिटी निकालूँ ना, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सभी का सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इन सबके प्रोबेबिलिटी का सम निकालूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/6,
6। तो इसी तरीके से जो है ना हमारे पास सभी की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो सबके सेम आने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सबको प्लस करूँगा ना तो 1 का प्रोबेबिलिटी, 2 का प्रोबेबिलिटी, 3 का प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से सभी का, ऑल दी 6 फेसेस। तो हमारे पास जो सम आएगा ना वो टोटल क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक का इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जितना भी कुछ मैंने समझाया है ये सारा कुछ फंडामेंटल और बेसिक था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये, जो कि आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, जो भी वीडियोस डालूँ अगर आपके काम का है तो वो अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम करेंगे वो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।